डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा। मैं एक बहुत गरीब परिवार में पला। मेरे पिता एक किसान हैं जो एक छोटी सी ज़मीन पर फसल उगाती हैं और यहाँ पर अमीर उसे कहा जाता है जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होती है। मेरे पिता के पास ज़मीन कम थी, वहाँ पर फसल कम लगती थी, इसीलिए घर में पैसे भी कम आते थे। लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो पैसे बचते वो उससे मेरी किताबें लेते, फिर भी किताबें कम पड़ जाती। स्कूल में कई बार दूसरों की किताबें उधार मांग कर पढ़ना पड़ता। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन गरीबी मुझे रोक रही थी, मुझे खींच रही थी कि रुक जा, तू आगे नहीं बढ़ सकता। गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। फिर भी मैं मांग मांग कर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर पढ़ा करता था। और कभी कभी किताबें नहीं होती तो मैं शहर में छोटा मोटा काम करने के लिए चला जाता। मुझे पता है ये बाल मजदूरी थी, लेकिन गरीब क्या करें, भूखे मर जाएं, काम तो करना ही था ना। मेरे पिता के पास मेरी किताबें लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए कभी मैं किसी सब्जी मंडी में काम करने लगता तो कभी किसी दुकान में काम करने लगता। जो पैसे मिलते उससे सबसे पहले मैं किताबें खरीदता। मुझे पता है मेरी उम्र के कई लड़के और थे जो इस तरह छोटा मोटा काम किया करते और उन पैसों से बहुत अच्छे से मज़े करते, कभी मेले में घूमने जाते। लेकिन मेरे घर में बहुत गरीबी थी, मैं तो किताबें ही खरीद सकता था, इसीलिए 12 साल की उम्र से ही मैं छोटे मोटे काम करने लगा। पढ़ाई में मैं अच्छा तो था, लेकिन सारा दिन जब काम में लग जाए, घर का आपको काम करना पड़े, पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। दिमाग मेरा तेज था, लेकिन समय कम मिला करता था, तो रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने की कोशिश किया करता, वो भी कभी कभी खराब हो जाती। और मेरे जैसा ही मेरा दोस्त, उसका नाम था मुन्ना। वो भी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा किया। उसे शहर जाकर मज़ा ही बहुत आया करता था। वो बड़े बड़े घरों को देखता, वो महंगे महंगे होटल्स को देखता और ये कहने लगता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, ऐसा घर खरीदूंगा, ऐसे होटल में जाऊंगा। वो बस उन घरों को देखकर, उन होटल्स को देखकर वैसे ही मज़े लेता रहता था। बहुत खुशी मिलती थी उसे, और मुझे उसका चेहरा देखकर बहुत खुशी मिलती थी। जब अपने खुश हों तो आपको भी खुशी होती है। भले ही वो मेरा सगा भाई नहीं था, लेकिन वो एक सगे भाई से भी बढ़कर था, जो हमेशा मेरे साथ रहता। वो तो इतना अच्छा था कि अगर उसके पास दोपहर के लिए सिर्फ एक रोटी हो तो आधी रोटी वो मुझे दे दिया करता था। इसीलिए मैं उसे भाई से बढ़कर कहता था। पढ़ाई में ज़रूर वो बहुत अच्छा था, लेकिन लोग उसे बुद्धू कहते थे। कई बार वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता था कि मैं खुद उसे पीटने पर मजबूर हो जाता था। अपने भाई को सुधारने का हक मुझे नहीं तो किसे मिलेगा। हम दोनों मिलकर कभी कभी मजदूरी का काम करते, जो पैसे मिलते उनसे किताबें खरीदते, उससे कपड़े लेते या घर की सब्जी लेकर आते। इस तरह घर चलाने में हम दोनों एक दूसरे की भी मदद कर रहे थे। जब हम दोनों के पास पैसे नहीं होते तो हम मुश्किल में होते, वरना कभी ना कभी जब मेरे पास पैसे ना हो तो मुन्ना के पास होते, मुन्ना के पास थोड़े पैसे ना हो तो मेरे पास होते। हम एक दूसरे का काम चलाया करते। इस तरह हमने 12वीं तक पढ़ाई कर ली थी। हर कोई कहा करता था कि तो पढ़ाई में पैसे गंवाते जा रहे हैं, ये आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम कॉलेज में भी पढ़ना चाहते थे। शायद कॉलेज गरीबों के लिए नहीं बने, हमारे पास वो फीस देने के पैसे ही नहीं थे। जब हम कॉलेज में गए थे तो कॉलेज की फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, ये फ़ीस वो फ़ीस, समझ में नहीं आ रहा था इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। तो मैंने मुन्ना को साफ साफ कह दिया, लगता है 3-4 साल तो हमें पैसे कमाने में लग जाएंगे, कॉलेज में हम पढ़ नहीं पाएंगे। शायद यहीं तक पढ़ने की इजाज़त भगवान ने हमें दी है। मुन्ना कह रहा था, कोई बात नहीं, हम काम करेंगे, हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे।
मैं अमीर तो होना चाहता था, लेकिन फिर भी जो ज़िंदगी मिली है उससे खुश था। ये बदला तब जब मेरी दोस्त मंजू, जो मेरी क्लास में पढ़ा करती थी, मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा करती थी। जब मैं स्कूल जाता था तो उसके नोट्स बनाता था, उसके लिए बहुत सारा काम करता था। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। उसने अपनी एडमिशन कॉलेज में करवा ली थी। उसके पिता के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, फिर भी वो मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानती थी और मैं उससे जैसे कब प्यार करने लगा पता ही नहीं चला। अब उससे दूर हो गया था। 4 महीने वो कॉलेज में पढ़ी और मुझसे धीरे धीरे मिलना उसने कम कर दिया। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं ज़्यादा मजदूरी का काम करता, इधर उधर के ढेर सारे काम करता, लेकिन ज़्यादा पैसे कमा नहीं पा रहा था। मुन्ना भी जितने पैसे कमाता सब मुझे दे देता। वो चाहता था कि मेरा प्यार टूट ना जाए। लेकिन 4 महीने बाद जब उससे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ा। मैं एक बार उससे बात करना चाहता था कि वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती। जब वो घर से बाहर आई, मुझे देखते ही कहने लगी, देखो मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, मैं अब कॉलेज में पढ़ती हूँ और तुम यार 12वीं तक रह गए, इसीलिए मैं तुम्हें अब दोस्त नहीं बना सकती, वहाँ मेरे नए दोस्त बने हैं। उसने एक एक करके इस तरह मुझे बेइज्जत करना शुरू किया कि मेरे चेहरे के सारे नूर उतरते जा रहे थे। अंत में उसने ये कह दिया था, देखो कॉलेज में तुम पढ़ने लायक नहीं हो तो वो कोशिशें छोड़ दो, और मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मुझे भी तो नोट्स बनवाने थे। मैं क्या करती, अब पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, मेरा ज़्यादातर काम तो तुम कर दिया करते थे, और देखो मैंने भी कभी तुमसे बुरी तरह से बात नहीं की। अब समय बदल गया है, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और अब तुम्हें अपना दोस्त नहीं कह सकती। अगर कॉलेज में किसी को पता चल गया ना, मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। ये सब कहकर उसने मुझे घर की तरफ भेज दिया था। मेरी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी टूट गई हो, और वो दिन सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा नहीं था। मुन्ना, उनके घर में एक भैंसिया हुआ करती थी। वो भैंसिया भी उस दोपहर मर गई और पता ही नहीं चला। उसे इंजेक्शन लगवाने थे, वो लगवा नहीं पाया। उसने ज़्यादा पैसे मुझे दे दिए थे। उसकी भैंसिया मर गई और मुन्ना बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। मंजू मुझसे दूर हो गई थी, मैं रोए जा रहा था। उस रात हम दोनों जैसे रोते ही रहे। उस रात मुन्ना मेरे घर आया हुआ था, क्योंकि मेरे माता पिता मौसी के पास गए हुए थे। मैं घर में अकेला था तो मुन्ना को घर में बुला लिया। पूरी रात बस हम रोते ही रहे। मैं रो रहा था मंजू के कारण, मुन्ना रो रहा था भैंसिया के कारण। हम दोनों का दिल टूट चुका था, और जब सुबह के 5 बज चुके थे हम सोए ही नहीं, और हमने एक निर्णय ले लिया था, अमीर होकर दिखाएंगे, पैसा कमा कर दिखाएंगे। ये दुनिया पैसों वालों की है, हम जैसों की नहीं है, इसीलिए हमें भी अमीर बनना है। गरीब नहीं मरेंगे, कोशिश करेंगे अमीर होने के लिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। हम जो मजदूरी किया करते थे उसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हम ज़्यादा पैसे इस तरह से नहीं कमा सकते। आखिर अमीर लोग क्या करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, हम भी वो करना चाहते थे। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। शहर के जितने अमीर थे जानबूझकर उनसे काम मांगने के लिए जाता, उनसे बातें करने लगता। आखिर वो क्या करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, क्या वो भी गरीब थे, फिर अमीर कैसे हुए। कई लोग अपनी कहानी बताने लगते, घंटों तक बोर कर देते। कुछ लोग अजीब डरावनी कहानियां सुनाने लगते। उसके बाद एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो जादूगर था। वो मेले में जादू दिखाया करता था और हमें भी जादू दिखाता जा रहा था। मैं तो सच में उसके जादू देखकर हैरान हो गया। अपने हाथ से वो पत्ते गायब कैसे कर देता था। तो मुन्ना ने भी मेरी तरफ देखकर कहा, यार ये काम तो बहुत अच्छा है, देख तो सही कहाँ गायब कर देता है। हमने उस आदमी से कहा, क्या आप ये काम हमें सिखा सकते हैं। पहले तो वो हमारे चेहरे की तरफ देख रहा था, फिर उसने कहा, सिखाया तो मैंने कभी नहीं किसी को, मैं अपनी अलग फीस चार्ज करने के बारे में सोच तो रहा हूँ। फिर उसकी नज़र हमारे कपड़ों की तरफ पड़ी। मेरे उस शर्ट में 2-3 छेद थे और 2-3 छेद ही मुन्ना की शर्ट में थे। फिर वो नीचे देखकर कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, हर बार फीस की ज़रूरत थोड़े ना होती है, थोड़ा काम मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। मेले में छोटे मोटे जादू तुम भी दिखा देना, असिस्टेंट तुम भी बन लेना,
मैं पैसे नहीं लूँगा और इससे तुम्हारे भी थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, और अगर इस जादू का सही इस्तेमाल करोगे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, मेरा यकीन करो। अब हम उल्टे पुल्टे तरीके अपनाने लगे थे। हमने उससे जादूगरी सीखनी शुरू कर दी। जैसे जैसे हम जादू सीखते गए हम ये समझते गए ये सभी एक ट्रिक थी। पहले तो मुझे लगा था ये किस तरह से पैसे अपनी जेब से निकाल लेता है, उंगलियों से निकाल लेता है। मुन्ना भी ये कह रहा था हम भी उंगलियों से पैसे निकाल निकाल कर अमीर हो जाएंगे। फिर समझ में आया ये तो एक ट्रिक थी, उसने जेब में पहले ही पैसे छिपाए हुए होते, वो कहीं से ये पैसों को प्रकट नहीं करता था, जेब से निकाल कर सामने देता था। ये चीज़ ने हमें दुख दिया था। 4 महीने बर्बाद हो गए थे, लेकिन उससे ढेर सारी ट्रिक सीख ली थी। अब ये ट्रिक सीखने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करें हमें ये समझ में नहीं आ रहा था। अब हमें लगा असली जादू सीखने का समय है, तो हमने थोड़ी बहुत मजदूरी की, कुछ पैसे मिले, उससे वशीकरण की कई सारी किताबें खरीद ली। अब कैसे नींबू को काट कर किसी को वश में करना है, किस तरह से मंजू का प्यार मैं वशीकरण से पा सकता हूँ, उसमें बताया गया था। शमशान घाट में रात के 12 बजे 2 नींबू सर पर रखकर नंगे होकर नाचना है। मैं और मुन्ना शमशान घाट में कपड़े उतार कर सर पर नींबू रखकर 3 घंटे तक नाचे थे। बिना कपड़ों के नंगे हम नाचते रहे और वो शमशान घाट भी शहर के बिल्कुल बीच में था। उसके बाद जब हम इस तरह से आवाज़ें लगा लगा नाच रहे, मैं मुन्ना से पूछ रहा था मैं तो मंजू का प्यार पाना चाहता हूँ, तू किसका प्यार पाना चाहता है? वो रो रो कर कह रहा था मुझे एक और भैंसिया चाहिए, मुझे एक और भैंसिया चाहिए, शायद इस वशीकरण से भैंसिया मिल जाए और जो तू कर रहा है मैं भी वैसा ही करूँगा। बहुत समय हम नाचे थे और उसमें कहा गया था कि सुबह तक नाचना है, उसके बाद आपको आपका प्यार मिल जाएगा। इस तरह हम लगभग सुबह होने तक इसी तरह बिना कपड़ों के नाचते रहे। जब वहाँ रोशनी हो गई तभी हमारे पीछे उस शमशान घाट में कुत्ते पड़ गए। वहाँ कुत्ते कोने में सोए हुए थे और जब उजाला हुआ वो उठे, हमें नंगा नाचता हुआ देख वो हमारे पीछे पड़ गए। शमशान घाट की वो दीवार को फांद कर हम भागे थे। कपड़े तो पीछे रह गए, नींबू बालों से चिपकाए हुए थे। इस तरह नंगे उस शहर की सड़कों पर भाग रहे और सुबह सुबह सैर कर रहे लोग हमारा पीछा तीखे डंडों से कर रहे। पता नहीं लेकिन कैसे वो तीखे डंडे हमारे कहाँ कहाँ चुभोते, हम डर कर भागे थे। उसके बाद एक डस्टबिन में कई लिफाफे थे, उन लिफाफों को शरीर पर लपेटा और तब जाकर गांव वापस आए थे। हम तो कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं ले सकते थे, जेब में पैसे ही नहीं थे। बिना कपड़ों के इंसान किस तरह मायूस सा हो जाता है, दुनिया उससे मुंह फेर लेती है, आज महसूस किया था हमने। उसके बाद अब वशीकरण की किताबों में हमें कुछ नहीं मिलने वाला ये अगले दिन समझ गए। मंजू मेरे पास नहीं आई और ना ही मुन्ना को उसकी भैंसिया मिली। कोई नई भैंसिया खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमने कई पुराने अखबारों में पढ़ना शुरू कर दिया आखिर कैसे अमीर लोग अमीर होते कैसे हैं। तभी एक लड़के ने कहा कि उसके पास मोबाइल है और उसने कई वीडियोस देखी हैं। कई अमीर लोग इल्यूमिनाती ज्वाइन करते हैं, कहते हैं कि ये एक ऐसा शैतानी संगठन है जहां आप शैतान को अपनी आत्मा बेचते हैं और बदले में वो आपको ढेर सारा पैसा, ढेर सारी शोहरत देता है। ये बात मेरे कान में पड़ी, मुझे लगा क्या उलझुल बातें कर रहा है, लेकिन मुन्ना के कान में ये आवाज़ पड़ गई और मुन्ना की आंखें खुल गई थी। मुन्ना कहने लगा बस यही तरीका है, अब समझ में आया, आत्मा को बेचने के बाद पैसे मिलते हैं, तभी सभी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। एक आत्मा बार बार बेचते रहते हैं। अब मैं भी ये करूँगा। मुझे लगा मुन्ना मजाक कर रहा है। अगले दिन बड़े से कागज़ पर उसने कुछ लिखा और अपने घर के ऊपर टांग दिया। जब मैं उसके घर की तरफ आ रहा, बड़ा सा बोर्ड वो टांग रहा था। मुझे पता नहीं वो किस चीज़ का बोर्ड टांग रहा है। जब मैं करीब पहुंचा तो उस पर लिखा हुआ था, आत्मा खरीदने के लिए शैतान यहाँ संपर्क करें। हमें तो पता नहीं आप कहाँ रहते हैं। अब ये देखकर मैं उस पर बहुत ज़्यादा हंसा था और उसने इस बात का गुस्सा किया और मुझसे कहा कि जब मैं अमीर हो जाऊँगा ना, तुझे तब बताऊँगा, अमीर बनकर गाड़ी लेकर तेरे आगे से निकलूँगा, जल जाएगा तो। मैंने कहा देख ऐसी बातें मत कर,
वो वशीकरण की किताबों ने किस तरह नंगा होकर हमें नचाया, तू समझ गया होगा। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। उसने कहा, कुछ तो रखा है। अगले दिन शाम के वक्त वो भागता भागता मेरे पास आया था और मुझे कहने लगा था, काम हो गया, काम हो गया। तुझे पता है कल रात घर कौन आया था? मैंने कहा, कौन आया था? उसने कहा, शैतान आया था, शैतान, मेरी आत्मा लेने के लिए। उसने बोर्ड पर लिखे वो शब्द पढ़ लिए कि मैं आत्मा बेचना चाहता हूँ। उसने कहा, तू आत्मा बेचकर ढेर सारा पैसा चाहता है? मैंने कहा, चाहता हूँ, बस मेरी आत्मा ले जा, मुझे ढेर सारा पैसा दे दे, शोहरत दे दे, गाड़ी बंगला सब कुछ दे दे। तब उसे शैतान ने कहा, आत्मा खाली नहीं लेता मैं, चीज़ों के साथ लेता हूँ। अब घर में उसके ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, कुछ कीमती चीज़ें थी, जैसे कुछ लोहे के गहने उसने रखे हुए थे, पीतल के कुछ बर्तन रखे हुए थे। एक झोले में पीतल के सारे बर्तन वर्तन डालकर अब वो शैतान मुन्ना के सर के बाल खींचकर उस झोले में डालकर कहने लगा, आत्मा ले ली मैंने तेरी, अब कल सुबह से तू बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। ये बात बताने के लिए मुन्ना मेरे पास आया था और मुन्ना ने कहा, शैतान ले गया आत्मा, ले गया बर्तन, अब मिलेगी शोहरत, देख देख मेरी तरफ, आज गरीब हूँ, कल सुबह अमीर हो जाऊँगा। अगली सुबह मुन्ना मेरे पास आया था सर खुजाते हुए और उसने ये कहा था, माँ ने बहुत ज़्यादा पीटा है, वो बर्तन मांग रही थी। अब मैं उसे कह तो रहा हूँ जब अमीर हो जाऊँगा सोने के बर्तन दूंगा, तू पीतल के बर्तन का क्या करेगी? मुझे थापी से बहुत ज़्यादा पीटा है उसने। अगले कई दिन निकल गए, उसे कुछ नहीं मिला और मैं और ज़्यादा मायूस था। कैसा बेवकूफ़ मेरा दोस्त बना है, वो इसके बर्तन ले गया शैतान कहकर और ये समझ तक ना पाया। उसके बाद हमें फिर से मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन एक घर में जब हम मजदूरी का काम कर रहे थे, मुझे शौक था जादू दिखाने का। जब दोपहर को सब खाना खा रहे होते, मैं जादू दिखाने लगता। तभी उस मकान का मालिक भी पास आया और देखने लगा मैं किस तरह से ताश के जादू दिखा रहा हूँ। उसने मुझसे कहा, ये जादू असली होते हैं या नकली होते हैं? मैंने जानबूझकर कह दिया, असली होते हैं, हाथों में जादू है, हम भूतों को काबू करके रखते हैं, ऐसी शैतानी चीज़ें अपने पास रखते हैं जिससे ये जादू होते हैं, मैं उन शैतानी चीज़ों से कुछ भी करवा सकता हूँ। तब वो मकान का मालिक कुछ नहीं बोला, लेकिन जब शाम के वक्त सब जा रहे थे तभी उसने इशारा किया, रुको, यहाँ तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, देखिए साहब, काम मैं कर चुका हूँ, शरीर थका हुआ है, मुझे जाने दीजिए। तभी उसने 100 रुपये निकाले और कहा, देखो 100 रुपये दूंगा सिर्फ बात करने के लिए, महंगा सौदा नहीं है। अब मैं मुन्ना को कहने लगा, क्या करें, बात करें? मुन्ना ने कहा, करो करो, 100 रुपये बात करने के, इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा। बाकी सब मजदूर जा चुके थे, मैं और मुन्ना वहाँ पर रुके हुए थे। उसने 100 रुपये सबसे पहले हाथ में रखे क्योंकि हम उसकी बात सुनने के लिए आए थे। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि हमने उसकी बात मान ली। उसके बाद वो कहने लगा, सच बताओ, भूतों को कंट्रोल कर सकते हो, चुड़ैलों को कंट्रोल कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ, भूतों को कंट्रोल कर सकते हैं, चुड़ैलों को कंट्रोल कर सकते हैं। मुन्ना मेरी तरफ आंख मारे जा रहा था और मैं गुस्से में, अबे आंख मत मार, फंस जाएंगे। फिर वो आदमी कहने लगा, देखो हमारे गांव में एक हवेली है, अब उस हवेली का जो फर्श है ना, उसके नीचे, एक मिनट कान इधर करो, एक खास बात करनी है। उस हवेली के फर्श के नीचे एक खजाना है, वहाँ हमारे कुछ पैसे रखे हैं, कह सकते हैं सोना पुश्तैनी पड़ा है। मेरे पिताजी ने मरते हुए बताया, लेकिन मैं उस बक्से को निकाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उस हवेली पर एक चुड़ैल का साया है। अब वो चुड़ैल उस बक्से को निकालने नहीं देती। रात के वक्त ही उस बक्से को निकाला जा सकता है, दिन के वक्त फर्श को तोड़ा नहीं जा सकता। और जो भी उस जगह पर जाकर अंदर पहुंचता है वो पागल सा हो जाता है, वो डर कर बाहर भाग आता है। कई बार वहां उन्होंने फर्श तोड़ने की कोशिश की। सबका मानना है वो जगह अब शापित हो गई है, अंदर जाया नहीं जा सकता। अब मेरे पिता ने बताया है फर्श के नीचे वो बक्सा है जिसमें सोना रखा है। अगर तुम उस बक्से को निकाल दो, तुम्हारे पास तो शक्तियां हैं ना, भूतों को कंट्रोल कर सकते हो, तुम उस बक्से को निकाल दो, 50 लाख, मैं तुम दोनों को 50 लाख दूंगा, तुम आपस में 25-25 बांट लेना या 50 तुम रखना। ये तो ठुल्लू सा लगता है। मुन्ना थोड़ा गुस्से में आ रहा था। ये बात बोलकर वो आदमी चला गया और कहने लगा, अब मजदूरी की ज़रूरत नहीं है, कल सुबह मिलना, सिर्फ मिलने के 500 रुपये दूंगा, अगर हामी भरते हो तो याद रखो 50 लाख। काम करोगे या नहीं करोगे?
अब मुन्ना उसके जाने के बाद मुझे कह रहा, साला बेवकूफ़ बना रहा है, ठुल्लू बोलता है। अब इसको पता भी है कुछ, मैं भी तेरे जैसा जादू जानता हूँ। मैं अपनी उंगली को पीछे की तरफ मोड़ सकता हूँ, वो तो बाद में हड्डी टूट जाती है, मेरे दर्द होने लगती है, लेकिन मैं कर तो सकता हूँ ना। मैंने मुन्ना को समझाया, देख मुन्ना, सब कुछ करके देख लिया हमने, 50 लाख पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकते। अब उसको वो बक्सा देना है, बदले में हमें 50 लाख मिलेंगे। अब उसका मानना है कि वहाँ पर चुड़ैल है। अब सच बता, तुझे लगता है चुड़ैलें होती हैं? अब मुन्ना ने कहा, नहीं, वशीकरण नहीं होता, ये शैतान वाला बेवकूफ़ बना गया, तो चुड़ैलें कौन सी होती होंगी? ये भी कोई इसको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा करेंगे, वहाँ जाएंगे, बक्सा निकालेंगे, खोलेंगे नहीं, इसको साफ कह देंगे, भाई बक्सा लाने का हमारा काम था, बक्सा ला दिया, पैसे दे। अब ये बात करने के लिए अगली सुबह हम उस आदमी के पास गए और वो आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, अगर तुम बक्सा ला दो तो मैं पैसे दूंगा, भले ही बक्से में कुछ निकले या ना निकले, वो मेरी जिम्मेदारी, तुम बक्से को नहीं खोलोगे। हमने आमी भर दी, उसने गांव का पता बता दिया, हवेली बता दी कहाँ पर है। अब हम सीधा उस हवेली की तरफ बढ़ चले थे। हमें पता था उस हवेली में बक्से को ढूंढने का काम करना है, हम तो अमीर हो जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। रात के वक्त उस हवेली में जाना है, बस ये मुश्किल काम था। उस हवेली को ढूंढने के लिए जब उस गांव में गए ना, वहाँ जितने घर थे सब खाली, कोई उस गांव में रहता ही नहीं था, जैसे किसी चीज़ ने पूरा का पूरा गांव खाली करा दिया। और उस हवेली को ढूंढने के लिए हमें कुएं के पीछे जाना पड़ा। जब हम कुएं के पीछे उस ढलान से आगे निकले, वो चमकदार हवेली थी, बहुत सुंदर, जैसे काफ़ी पहले बनी डरावनी हवेली हो, लेकिन अब भी बिल्कुल सही सलामत थी। आसपास झाड़ियाँ उगी हुई थी, कुछ पेड़ पौधे अंदर उगे हुए थे। फिर भी अगर इसे साफ करा दें तो यहाँ आराम से रहा जा सकता है। यहाँ पर चुड़ैल की बातें करते हैं, ज़रूर किसी ने बेवकूफ़ बनाया होगा। हमने जब उस हवेली का गेट खोला था, सच में उस आवाज़ ने डरा दिया था। वो गेट शायद बहुत सालों से खुला नहीं था। एक तीखी आवाज़ चारों तरफ गूंज गई थी। तब पता चला था इस हवेली में आवाज़ कैसे गूंजती है। तभी अंदर से जैसे चमगादड़ों के चीखने की आवाज़, और वो चमगादड़ पूरी तरह से ऊपर हवेली के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए थे। तभी हमें लगने लगा था कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ पर ज़रूर है। तब हम धीरे धीरे उस हवेली के दरवाजे को खोलकर जब अंदर गए, पहले तो अंदर लाइट नहीं जल रही थी, उसके बाद सभी लाइट जलने लगी। तब हमने देखा जितने भी बल्ब वहाँ लगे हुए थे सभी टूटे थे, फिर भी चमक रहे थे। पुराने ज़माने वाले पीले बल्ब टूटे होने के बावजूद जलते ही नहीं, ये जल रहे थे। तब हमें कुछ डर लगा। वो टाइल पर रखा पहला पैर, तभी सामने अजीब सा दृश्य दिखने लगा था। एक सफ़ेद रंग की पेंटिंग थी जिसके अंदर एक चेहरा, ये एक औरत का चेहरा था जो हिलने लगा था। ये भयानक चेहरा देखकर तभी मुन्ना ने छलांग लगाई और मेरी गोदी में आ गया। जब भी वो ऐसी चीज़ को देखता है जिससे वो डर जाए तो वो गोदी में आ जाता है। फिर से वो गोदी में आ गया था और मैं आंखें खोलकर देख रहा, क्या ये सच है या झूठ है। लेकिन तभी वो पेंटिंग से निकली औरत, उसका कद 10 फुट था, इतनी बड़ी चुड़ैल। वो बात सच थी और उसने हंसते हंसते कहा, 2 शिकार और आ गए, 2 शिकार और आ गए। तुम भी सोना लेने आए हो, जो भी सोना लेने आता है वो मारा जाता है। तभी मुन्ना मेरी गोद से उतरा और कहने लगा, नहीं आंटी, हम तो आइसक्रीम ढूंढते हुए आए थे, यहाँ पर ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आ रही थी, हमें लगा वो आइसक्रीम वाला इधर आया होगा, सॉरी, हम चलते हैं। तभी उसने मेरी बाजू पकड़ी और कहा, चलो चलो निकलो, अभी चुड़ैल मार देगी, वो बातें सच हैं। मैंने मुन्ना को समझाया, मुन्ना देख, करना तो हमें होगा, 50 लाख वरना हमें वैसे मिल नहीं सकते। तो मुन्ना आगे उस चुड़ैल की तरफ देखकर कहने लगा, आइसक्रीम छोड़ो, अब तुम बताओ वो बक्सा कहाँ है। वो चुड़ैल कहने लगी, ये क्या इंसान है, कभी डरता है कभी हिम्मत बढ़ा देता है, चाहता क्या है तू, बक्सा ढूंढने आया है। जितने लोग यहाँ बक्सा ढूंढने आए सभी मारे गए, मैं उसकी रक्षा कर रही हूँ और मुझसे आगे तुम जा नहीं पाओगे। तभी मैं उसको कहने लगा था, देख
तेरा निवारण तो हम करके रहेंगे, आज नहीं तो कल हम आएंगे ज़रूर, उस बक्से को लेकर जाएंगे। और वो चुड़ैल कहने लगी, जब भी आओगे मारे जाओगे। ये फर्श के नीचे वो बक्सा दबा हुआ है और वो बक्सा एक शाप के कारण जुड़ा हुआ है। अब यहाँ काल है, काल मौत को कहा जाता है। मैं तो चुड़ैल हूँ, मैं किसी को नहीं मारती, लेकिन उस बक्से के साथ जो काल दिखेगा ना तुम्हें, उसकी आंखों में देखते ही तुम मारे जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे ही हम फर्श पर आगे कदम बढ़ाते रहे थे, ज़मीन से काले रंग का धुआं निकलने लगा था। आगे वाला फर्श टूटा हुआ था, शायद उसी के नीचे बक्सा होगा, नीचे तय खाना होगा जहाँ पर बक्सा रखा होगा। ये बात की पुष्टि उस चुड़ैल ने खुद कर दी। बक्सा नीचे है और काल भी नीचे है। काल की आंखें देखते ही तुम मारे जाओगे। काल, मौत, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तब मुन्ना कहने लगा, यार बात तो समझ में आ रही है, चल चलते हैं। ये कह तो रही है काल है, मौत है, अब मौत को हराया नहीं जा सकता। मुझे लगा था ये चुड़ैल होगी, अब चुड़ैल किसी तरह से तो पटा लेंगे ना, लेकिन काल वो तो मौत है, उसे थोड़ी ना पटा सकते हैं। मैंने भी मुन्ना की तरफ देखा और मैं भी निराश था। बात उसकी सही थी, चुड़ैल से तो लड़ सकते हैं, शाप से कैसे लड़ सकते हैं। अब हम पीछे कदम हटाने लगे और वो चुड़ैल हंसकर दोबारा आओगे ना, आओगे दोबारा, करोगे मुकाबला, क्या मुझसे आगे जाने की हिम्मत है तुम्हारी? अब पीछे कदम बढ़ाते बढ़ाते हमें लगा था शायद अब ये रास्ता नहीं है। हम उस हवेली से बाहर आ गए। हम बहुत डर चुके थे। वो बक्सा लाना शायद हमारे बस की बात नहीं थी। अगली सुबह मैं उसी मकान में मजदूरी करने पहुंच गया और उसका मालिक कहने लगा, क्या हुआ, बक्सा ले आए? ले आए बक्सा? नियत तो नहीं बिगड़ी ना तुम्हारी? सच में मिल गया बक्सा? तो मैंने कहा, बक्सा नहीं मिला, तुमने पूरी बात नहीं बताई। वो सिर्फ चुड़ैल वहां पर नहीं है, नीचे बक्से के साथ काल भी है, काल यानी कि मौत। वो घबरा गया था, उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। काल? तुम्हें ये किसने कहा? काल के बारे में तुम्हें किसने कहा? हमने कहा, खुद चुड़ैल ने बताया। तो वो नीचे बैठकर रोने लगा था। इसका मतलब सच में वो बक्से को कोई नहीं ला सकता। कई लोगों को भेजा मैंने वहां पर, कोई उस बक्से को ला नहीं पाता। देखो, मैं तुम्हें 1 करोड़ देने को तैयार हूँ, 1 करोड़। वहाँ उस बक्से में सिर्फ सोना नहीं है जो मुझे चाहिए, वहाँ कुछ कीमती ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ कागजात हैं ज़मीन के। वो सरकार ज़मीन मुझसे हड़प लेगी अगर मैं कागजात सामने नहीं ला पाया। और मेरे पिता की, हमारी पुश्तैनी कुछ निशानियाँ वहाँ पर हैं। मैं उसके लिए कुछ भी पैसे देने को तैयार हूँ। कीमत बढ़ा चुका हूँ, 1 करोड़। सुनकर अच्छा नहीं लगता? मुन्ना ने कहा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तब मुन्ना मेरी तरफ देखकर कहने लगा, गोपाल, 1 करोड़, 1 करोड़ के लिए तो कर सकते हैं ना? पहले तो 25-25 मिलता, अब तो 50-50 मिलने वाला है। कोशिश करेंगे, शाप से शायद बचने का कोई रास्ता मौजूद हो। इसके बाद मैंने हामी भर दी थी कि हम दूसरी कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी कोशिश पूरी तरकीब के साथ करने वाले थे हम। अब हमें कोई ऐसा इंसान ढूंढना था जो ये काम कर सके। अब उस आदमी ने तो बहुत लोग ढूंढे थे, कोई ये काम कर नहीं पाया और वो इस बात को फैलाना भी नहीं चाहता था। इसीलिए हम कुछ तरकीब लगाने लगे। मुझे एक ऐसा तांत्रिक जानता था जो शायद ये काम कर पाए। जब हम उस तांत्रिक के पास गए, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा वो खुद वहाँ पर जाकर आया था और जब उस चुड़ैल ने काल के बारे में बताया, उसने नींबू रखा था वहाँ पर। नींबू अमूमन भूत प्रेत से काला हो जाता है, चुड़ैलों के कारण गलने लगता है। उस नींबू की भाप बन गई थी, ऐसी शक्ति है वहाँ पर। आँखों के सामने पूरा नींबू जला और उसकी भाप बन गई, तो हम इंसानों का क्या होगा? वो तांत्रिक ने कानों को हाथ लगाया और कहा, बच्चों छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसी मुसीबत गले में मत लो। माना कि वो अमीर है, वो 1 करोड़ देगा, लेकिन 1 करोड़ लेने के लिए जिंदा रहना पड़ता है। जिंदा नहीं रहोगे तो? उस तांत्रिक ने तो हाथ खड़े कर दिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम उस आदमी के पास गए। हमने उससे कहा कि आप हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। आसपास थोड़ा घूमना पड़ेगा, थोड़े ऐसे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो ये काम कर सकते हैं। उसने 2 लाख दे दिए, यानी कि वो 1 करोड़ भी देगा।
वो खुद चाहता है बक्सा उसे मिल जाए, ये कोई फ्रॉड तो हो नहीं सकता। अब 2 लाख लेकर हमने सबसे पहले तो अच्छे कपड़े लिए। काम तो काम, लेकिन अच्छे कपड़े लेना तो बनता था ना। अच्छे कपड़े लेकर हम ढूंढने लगे कोई ऐसे आदमी को जिसके पास शक्तियाँ हों। और उत्तराखंड की एक बाबा की बात जब हमें पता चली, हमें लगा ये वो काम कर सकता है। उत्तराखंड के एक गांव में एक ऐसा बाबा रहता है जो अंधा है। कहते हैं कि वो अंधा तांत्रिक है जिसके पास ऐसी शक्ति है, बिना आँखों के वो सब कुछ देख लेता है। उसकी शक्तियों के आगे कोई टिक नहीं पाता। हम पहुंच गए उत्तराखंड। उस तांत्रिक से मिलना कितना मुश्किल था तब समझ में आया। हमें घाटियाँ चढ़ना पड़ा। वो एकांत में रहता है और वहाँ जाना कोई पसंद नहीं करता। जब हम उस घाटी पर पहुँचे, कोई इंसान वहाँ नहीं था। एक छोटी सी कुटिया बनी हुई। जब हम उस कुटिया में पहुँच गए, तब वो तांत्रिक अंदर कुटिया में बैठा अंगूर खा रहा। ये महंगे वाले अंगूर थे। और तभी मुन्ना ने कह दिया था, इसकी शक्तियाँ कमाल है, यहाँ पर तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, इसने अंगूर ज़रूर अपनी शक्तियों से लाए होंगे। जब मुन्ना ने ये कहा, पीछे से उसने प्लास्टिक की डिब्बी निकाली। ये वो एक स्टोर से लेकर आया था, उसका स्टिकर ऊपर लगा हुआ। तभी मैं मुन्ना की तरफ देखकर कहने लगा, शक्तियाँ, मुझे तो ये घबलेबाज लगता है। तब उस बाबा के पास पहुँचे और वो बाबा हंसते हुए, काफ़ी दूर से आए हो तुम दोनों। जब उसने तुम दोनों कहा, तब हमें लगने लगा ये तो अंधा है, देख कैसे रहा है। हमने उससे कुछ सवाल किए। वो सवाल ऐसे दे रहा था जैसे वो हम दोनों की तरफ देख रहा हो। साफ दिख रहा था उसकी आंखें नहीं थीं। वो देख कैसे पा रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल था। तब उस तांत्रिक ने कहा, वाह, नए कपड़े पहन कर आए हो। इन कपड़ों को तो तुमने अभी अभी खरीदा होगा, यानी कि तुम गरीब हो। पहले सस्ते कपड़े पहनते थे, अब महंगे कपड़े पहने हैं। जेब में इतनी मोटी नोटों की गड्डी कौन रखता है। ये सुनते ही हम उस तांत्रिक के पांव पड़ गए थे। वो तो सब कुछ देख पा रहा था बिना आंखों के। तब उस तांत्रिक ने कहा, उठ जाओ उठ जाओ, मैं ज़्यादा नहीं देख सकता, यानी भविष्य नहीं देख सकता। तुम्हारे साथ क्या हुआ वो नहीं देख सकता, वो तो तुम्हें बताना होगा। इतनी दूर आए हो, किसी न किसी काम के लिए तो आए होगे। तब हमने उसे सब कुछ सच बता दिया कि हम कैसे उस शाप को तोड़ना चाहते हैं, वो बक्सा किसी के लिए पाना चाहते हैं। हमने कहा, हम आपको पैसे देने को भी तैयार हैं। तब उसने कहा, पैसों की कमी नहीं है, पैसे बहुत हैं मेरे पास। काम मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, काम मैं इसलिए करता हूँ, मुझे फल खाने पसंद हैं और वो पैसों से ही मिलते हैं, इसीलिए थोड़े बहुत पैसे मैं ले भी लेता हूँ। अब तीसरा हिस्सा मुझे दे देना। ये बात सुनकर मुन्ना कहने लगा, आपने तो 1 मिनट के लिए वक्त ही बदल दिया था। पहले तो आप कह रहे थे आप पैसों के लिए नहीं करते, फिर कह रहे हैं तीसरा हिस्सा आपको चाहिए। मेहनत तो हमारी होगी। तब उस तांत्रिक ने कहा, देखो मैं कह तो रहा हूँ, मोह माया मुझे ज़रा भी नहीं है। तंत्र विद्या से मैं सब कुछ पा चुका हूँ, लेकिन मुझे फल खाने पसंद है और फल पैसों से आते हैं। मुझे सिर्फ स्टोर के फल, फ्रोज़न फ्रूट्स ही पसंद आते हैं, वो पैसों से मिलते हैं, शक्तियों से नहीं मिलते। उनके लिए पैसे चाहिए, इसीलिए मैंने एक बैंक अकाउंट भी रखा हुआ है, वहाँ पर तीसरा हिस्सा डाल देना, काम तुम्हारा आसानी से होने वाला है। अब उसके पास शक्तियाँ थीं, वो काम करने के लिए मान गया था, तो हमने भी सौदा तय कर लिया। अब तीसरा हिस्सा हम उसे देंगे, यानी कि 33 लाख 33 लाख 33 लाख 3 हिस्सों में बटेंगे। अब थोड़े पैसे कम हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए ये भी बहुत ज़्यादा था। वो तांत्रिक ने पूरी घटना के बारे में पता किया, सोचने की कोशिश की, फिर वो कहने लगा, शाप को तोड़ने के लिए एक चुड़ैल की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उस काल के इर्द गिर्द सुरक्षा के लिए भी एक चुड़ैल को रखा गया है। सबसे पहले तो तुम्हें एक चुड़ैल चाहिए होगी, उस चुड़ैल को तुम्हें कैद करना होगा। अब कैद करने के बाद उस चुड़ैल को मेरे पास लेकर आना, हम चारों जाएंगे उस शाप को तोड़ने के लिए। क्या तुम तैयार हो? मुन्ना ने छलांग लगाकर कहा, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तब वो तांत्रिक भी मान गया और कहने लगा, चलो अब ये चौंकड़ी पैसे कमाने के लिए तैयार है। ढूंढो ढूंढो एक चुड़ैल को, आखिर कहाँ है चुड़ैल? मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट देता हूँ, तुम्हारे गांव के आसपास कोई चुड़ैल की कहानियाँ तो सुनाई जाती ही होंगी।
तभी मुन्ना पीछे से बोला, वो हवेली, वो शाप वाली हवेली, वहाँ पर भी वो चुड़ैल है, उसे काबू करके लेके आते हैं। तब तांत्रिक ने कहा, हाँ उसे काबू करके लेके आओ, तुम मर कर आओगे और वो चुड़ैल तो यहाँ खुद ब खुद पहुँच जाएगी। मैंने मुन्ना के टपली मारी कि तू चुप कर जा, हमें कोई सही चुड़ैल ढूंढनी होगी। अब हम सीधा अपने गांव वापस आ गए थे। हमें एक चुड़ैल को ढूंढना था और शुरुआत कहाँ से करें ये समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अपने ही गांव में सुनने को मिल गई एक छोटी सी घटना। हमारे गांव के पास के ही एक गांव में एक चुड़ैल कब्रिस्तान में रहती है। जब हमें ये सुनने को मिला हम समझ गए बस यहीं से काम बन जाएगा। अब उस तांत्रिक ने कुछ चीज़ें दी हुई थी। वो चीज़ें थी एक काले रंग का धागा जो हमें गले में बांधना था, एक रस्सी जो गले में दोनों को बांधनी थी जैसे हमने कोई फांसी लगा रखी हो। रस्सी एक सिरे मेरे गर्दन में, एक सिरे पर मेरे दोस्त के गर्दन में। इस तरह गर्दन से वो रस्सी को हम आगे बढ़ेंगे, उस चुड़ैल को बीच में लेकर आएंगे, गोल गोल घूमेंगे और उस रस्सी में उसे बांध देंगे। भले ही हमारी सांस थोड़ी सी घुटेगी लेकिन उसको ऐसे ही पकड़ा जा सकता है, खुद की कुर्बानी देकर। अब रात के वक्त हम पहुंच गए उस कब्रिस्तान में। उस कब्रिस्तान में वो चुड़ैल कई लोगों को नजर आती है और जब उन्हें वो दिखती है लोग भाग जाते हैं। अब तक उस चुड़ैल ने किसी पर हमला नहीं किया था लेकिन वो लोगों को डराती बहुत रहती है। कहते हैं कि वो अपना आकार बड़ा छोटा कर सकती है, वो मुंह भद्दा और खूबसूरत कर सकती है, जिसे भी वो नज़र आती है वो डराती बहुत है और पीछे ही पड़ जाती है। घर भी डराती रहती है, बस नुकसान ही नहीं करती। हमें लगा था शायद वो कोई बुरी चुड़ैल नहीं है। जब उस कब्रिस्तान में चुड़ैल को ढूंढने के लिए हम पहुँचे, सामने एक कब्र पर एक छोटी सी लड़की बैठी हुई। ऐसा लग रहा था ये 10-12 साल की कोई लड़की हो। उसे देखते ही पहले तो हम ये सोचने पर मजबूर हो गए क्या ये जिंदा लड़की तो नहीं, चुड़ैल तो लग नहीं रही। चलते चलते जब उस लड़की के पास गए हम कहने लगे, सुनो बेटी, यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल रहती है? मुन्ना पीछे से बोल पड़ा, चुड़ैल वो डरावनी वाली, और तुम भागो यहाँ से, हम चुड़ैल को ढूंढने आए हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो लड़की पीछे घूमी, उसका चेहरा भयानक, हमारी आंखें बंद हो गई थी, इतना भयानक चेहरा। और जैसे हमें देखकर वो वहीं पर खड़ी हो गई। उसका कद छोटा था, वो बौनी चुड़ैल थी। उसे देखकर हम उसके इर्द गिर्द रस्सी को लपेटने लगे। मुन्ना एक तरफ से रस्सी लपेट रहा, मैं एक तरफ से लपेट रहा। हमारे सर आपस में टकराए ज़रूर थे लेकिन फिर किसी तरह हमने उस चुड़ैल को लपेट लिया। उसके बाद मुन्ना हंसकर कहने लगा, पकड़ लिया पकड़ लिया, चुड़ैल कुछ कर ही नहीं पाई, आसानी से हमने पकड़ लिया। तब उस चुड़ैल ने रस्सी खींचनी शुरू कर दी। वो उस रस्सी से बाहर आ गई थी। खींचते खींचते उसने रस्सी को इतना दबाया हमारा गला घोंटने लगा था। ऐसा लगा जैसे तांत्रिक ने बेवकूफ़ बना दिया। ये तो रस्सी से आसानी से बाहर निकल आई, तांत्रिक ने तो कहा था आसानी से कोई निकल नहीं सकता। जैसे ही हम नीचे गिर गए हमारी छाती पर आकर बैठ गई थी। पहले तो उसने मेरे माथे पर एक मुक्का मारा, फिर जैसे ही मुन्ना के माथे पर मुक्का मारने के लिए गई उसने अपना हाथ रोक लिया और कुछ समय मुन्ना की तरफ देखती रही। फिर कहने लगी, मुन्ना तू यहाँ क्या कर रहा है? मुन्ना ने ऊपर की तरफ मुंह करके कहा, कौन है तू? तुझे मेरा नाम कैसे पता? तभी उस चुड़ैल ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने कुछ नहीं बोला। मुन्ना खुद बोल पड़ा, चिंकी। अबे चिंकी तू यहाँ क्या कर रही है? फिर वो मुन्ना की छाती से उतरी। हम तीनों एक कब्र के पास बैठे और वो चुड़ैल बताने लगी। उसका नाम चिंकी था। वो मुन्ना के साथ पढ़ा करती थी। उसने 10वीं क्लास मुन्ना के साथ ही पास की थी, लेकिन उसके बाद उसके पिता शहर चले गए। अब उसका कद काफ़ी ज़्यादा छोटा था। उसे एक सर्कस में परफॉर्म करने के लिए कहा गया। वो ऊपर चढ़ गई और वहाँ से बिना कोई तार लगाए छलांग लगा दी। उसे लगा था नीचे कोई पकड़ने वाला होगा, कोई पकड़ने वाला नहीं था। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई और उसके बाद से वो चुड़ैल बन गई। अब सबसे ज़्यादा पास उसके गांव का कब्रिस्तान था जहां उसका जुड़ाव था। तब से वो यहाँ पर आ गई और यहाँ एक चुड़ैल बनकर रहने लगी और लोगों को डराने लगी। अब उसने अपनी ये सैड कहानी हमें बताई थी और हमने उसे अपना प्लान बता दिया। वो बहुत खुश थी। उसे एक दोस्त मिला था, मुन्ना,
जिसके साथ वो बहुत बातें किया करती थी और वो हमारे साथ चलने को तैयार। जब हम उस तांत्रिक के पास पहुँचे तो तांत्रिक ने दूर से ही देखकर कह दिया था, वाह कमाल है, बौनी चुड़ैल लेकर आए हो। एक ऐसी छोटी चुड़ैल मैंने सदियों से कभी नहीं देखी। उसकी बातें समझ से बाहर थी। वो तांत्रिक अजीब अजीब बातें किया करता था। हमने उससे कहा, हम लेकर आ गए हैं, लेकिन तूने जो फांसी के फंदे दिए थे वो किस लिए दिए थे? उससे तो कोई काम नहीं बना। तो उसने कहा, मैं बस परखना चाहता था, वो फांसी के फंदे तुम लगाते हो, तुम्हारा कोई दिमाग है या नहीं? एक बात का पता तो चल गया, नहीं है दिमाग तुम्हारा। अबे बेवकूफ़ो, फांसी का फंदा लगाकर कौन चुड़ैल को पकड़ता है? ये तो मैंने वैसे ही कह दिया था, अपना दिमाग लगाते। तुमने फिर भी उसे पकड़ लिया, यानी दिमाग नहीं है, फिर भी किस्मत अच्छी है तुम्हारी। हम पूरी तरह से तैयार थे अब उस गांव में जाने के लिए। मैं, मुन्ना, अंधा तांत्रिक और बौनी चुड़ैल, चारों की ये चौकड़ी कमाल करने वाली थी। जैसे ही वो तांत्रिक अपनी उस झोंपड़ी से बाहर निकला, आगे एक पेड़ से टकरा गया। हम तो बड़ी हिम्मत बढ़ाकर आगे की तरफ चले थे। वो पेड़ से कैसे टकरा गया? अपने माथे को बार बार मलता हुआ हमारे साथ चल रहा। कभी किसी पेड़ से टकराता, कभी किसी खड्डे में गिर जाता। ये देखकर हमें लग रहा था क्या ये हमारा काम कर पाएगा? अब वो तांत्रिक अंधा था, लेकिन उसे वो नज़र आता था जो हमें नज़र नहीं आता था, लेकिन उसे वो नज़र नहीं आता था जो हमें नज़र आता था। क्या करें ऐसे तांत्रिक का? उस तांत्रिक को उस गांव तक ले जाना कितना मुश्किल भरा था मैं बता नहीं सकता। काले झूले के अंदर हमने उस चुड़ैल को छिपा रखा था, क्योंकि धूप से उसे परेशानी होती थी। और वो अंधा तांत्रिक 2 बार तो बस से गिरते गिरते बचा। उसे पता नहीं क्या होता, वो भूत प्रेत देख सकता था। वो खिड़की से बाहर देखता और कहने लगता, वहाँ प्रेत दिख रहा है, वहाँ भूत दिख रहा है। उसके बाद खुद ब खुद बस में चलने लगता और बाहर दरवाजे से गिर जाता। उसको भूत प्रेत नजर आते थे। ये दरवाजे की वो खिड़की बंद है या नहीं वो नजर नहीं आती थी। एक बार तो बस के टायर के नीचे आते आते उसको खींच कर बचाया हमने। फिर 2 मुक्के उसके सर पर मारे और उस सीट पर बीच में उसको पकड़ कर बिठाया। वो बौनी चुड़ैल इतनी गालियां निकाल रही थी, मुझे तो पता तक नहीं था लड़कियां इतनी गंदी गंदी गालियां भी निकालती हैं। अब उस गांव में हम पहुंच गए थे। वक्त दिन का था। दिन के वक्त वहाँ नीचे जाया नहीं जा सकता, वो बक्सा निकाला नहीं जा सकता। हमें रात का इंतज़ार करना था। उस खंडहर घर में रुके थे हम, जो उस हवेली से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। वहाँ रात होने का इंतज़ार किया। अब उस अंधेरे घर के अंदर चुड़ैल को भी बाहर निकाला जा सकता था, और उस अंधे तांत्रिक से उस चुड़ैल की जितनी लड़ाई हो रही थी हम रोक नहीं पा रहे थे। रात के 8 बजने से पहले ही उनकी भयंकर लड़ाई हो गई। अब वो चुड़ैल बार बार अपने नाखूनों से उस तांत्रिक को नोचने की कोशिश करती, और वो तांत्रिक अपनी पोटली से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद वो ऐसी शक्ति निकालने वाला था, कोई ऐसी विभूति निकालने वाला था जिससे वो चुड़ैल मारी जाती। अब उसने एक मसाला अपनी मुट्ठी में भर लिया। मैंने मुन्ना को कह दिया, चुड़ैल को संभाल, मैं इस तांत्रिक को संभालता हूँ। अब मुन्ना जैसे ही उस चुड़ैल को पकड़ने वाला था और मैं उस तांत्रिक को पकड़ने वाला था, उस तांत्रिक ने वो मसाला घुमाकर चुड़ैल की तरफ मारा। अब वो भूल गया कि वो चुड़ैल तो बौनी थी। उसने ऊपर की तरफ वो मसाला मारा और वो मसाला सीधा आंखों में चला गया था मुन्ना के। मुन्ना की चीखें नहीं रुक रही। वो मसाला मिर्ची से बना हुआ था, उससे चुड़ैल को तो कुछ नहीं हुआ। मुन्ना 15-20 मिनट तक रोता ही रहा, चीखता ही रहा। तब उसकी आंखों में हमने पानी मारा। इस तरह हम में एकता आ गई थी। कहते हैं जब मुसीबत किसी एक पर आए सब एक हो जाते हैं। फिर से मुसीबत मुन्ना पर आई और चुड़ैल और तांत्रिक ने मिलकर उसकी आंखें धुलवाई थी। जब रात हो गई हम उस हवेली में पहुंच गए। उसका दरवाज़ा खोलकर जब हम वहां खड़े थे, अपने आप टूटे हुए बल्ब जल पड़े थे। लाइट ही लाइट हो गई थी और सामने वो चुड़ैल हंसती हुई फिर से आ गए तुम, इस बार किसी को साथ लेकर आए हो। तुम तीनों भी अब कुछ नहीं कर सकते। तभी मुन्ना पीछे से बोला, 3 नहीं 4 हैं। तो वो चुड़ैल कहने लगी, 4? चौथा कहाँ है? मुझे तो 3 ही नजर आ रहे हैं।
तभी नीचे से वो बौनी चुड़ैल बोली, मैं भी इनके साथ आई हूँ और मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। सामने वो 8 फुट वाली चुड़ैल बहुत ज़्यादा हैरान होकर बोली थी, ये कैसा जीव लेकर आए हो, छोटा सा है, बोलता भी है। जैसे ही हमने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए, वो चुड़ैल थोड़ी परेशान होने लगी थी, यानी कि हमें पहले बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भगा दिया था। यकीनन यही बस यहाँ पर सुरक्षा करती है, कोई काल नहीं होगा। जब हम कदम आगे बढ़ाते रहे, वो हम पर हमला करने के लिए आ गई। लेकिन कमाल देखिए, वो बौनी चुड़ैल कद में बौनी थी, ताकत में नहीं। उसने जो छलांग लगाई, दोनों चुड़ैलें आपस में लड़ने लगी थी। और ऐसा नहीं लग रहा था 2 चुड़ैलें लड़ रही हैं, ऐसा लग रहा था 2 लड़कियां लड़ रही हैं। दोनों ने लंबे नाखूनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया, एक दूसरे के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ पकड़ कर एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रही और वहीं पर ज़मीन पर लौट रही, एक दूसरे को भयानक चेहरे दिखा दिखा कर डरा रही। दोनों ये जान नहीं पा रही थी कि दोनों चुड़ैलें हैं, एक दूसरे को डरा नहीं सकती, लेकिन एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचे जा रही। हमें लगा यही मौका है, हमें तहखाने में जाना होगा। अब वो तांत्रिक को हमने कहा था, जल्दी जल्दी उस तहखाने में चलते हैं। वो भी हमारे साथ भागने लगा। अब तहखाने के पास सीढ़ियाँ थी, हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और वो तांत्रिक भागता हुआ सीधा उस पेंटिंग से उस दीवार से जा टकराया। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा हुआ था, वो कहने लगा, अबे बता तो दो, तहखाने का रास्ता कौन सा है। हम भूल गए थे उस तांत्रिक को वो नज़र आता है जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन उसे वो नज़र नहीं आता जो सबको नज़र आता है। उस तहखाने की आखिरी सीढ़ी पर थे और तभी हमारी आंखों पर उस तांत्रिक ने हाथ रख दिया और कहा, आगे मत देखो, सच में यहाँ पर काल है, सच में यहाँ पर काल है। सामने पड़ा बक्सा, उसके आसपास वो काल। हम अब आंखें बंद करके उस अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। ज़रा सी रोशनी थी वहाँ पर, लेकिन हम देखना नहीं चाहते थे। काल की आंखों में मौत दिखती है, हम मौत नहीं चाहते थे। जब हम उस बक्से के पास पहुँचे, कुछ था, अपने आप हवाएं चलने लगी और वो तांत्रिक हमें बता रहा आगे क्या दिख रहा है। उसने कहा, भयानक सा दिखने वाला वो काल, ये शाप है जो इस बक्से की सुरक्षा के लिए इस ज़मीन के मालिक ने छोड़ा है, ताकि कोई अनजान इसे छू ना सके। लेकिन वो ये भूल गया, उसके अपने वंशज भी ये छू नहीं पाएंगे। इसके बाद काल की आवाज़ आई थी, जो हाथ लगाएगा वो मारा जाएगा, जो आंखें खोलेगा वो मारा जाएगा, यहाँ बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा था कि जब बक्से को छुओगे मेरी आंखों की गहराई में आ जाओगे, मेरी आंखों में मौत बसती है, मौत। भले ही आंखें बंद करके ही बक्से को हाथ क्यों ना लगाओ, लेकिन वो पलकें फाड़ कर भी मैं आंखों में देख ही लूँगा, बच नहीं पाओगे। ये सुनते ही मैंने तो पीछे की तरफ मुंह घुमा लिया। मैंने हाथ लगा कर देखा तो मुन्ना भी पीछे की तरफ मुड़ गया था। हमें लगा ये तो सच्ची बात है, अब जो करना है तांत्रिक को करना है। हम तो पीछे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे और आंखें हमारी बंद थी। अब हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम सीधा सीढ़ियों से टकराए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। पीछे उस तांत्रिक की चीख निकली थी और हमें लगा काम हो गया, भागो यहाँ से। अब वो तांत्रिक शक्तिशाली तो खुद को बोलता था, लेकिन शायद वो काल से निपट नहीं सकता। उसका तो काम तमाम हो गया होगा। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। और वो बौनी चुड़ैल चिंकी, वो दोस्त थी मुन्ना की, और मुन्ना उसे बचाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा। तब उसने देखा वो चुड़ैल 8 फुट वाली बौनी चुड़ैल के पास बैठी एक पत्थर पर बातें कर रही थी। और कुछ देर बाद बक्सा लेकर वो तांत्रिक बाहर, और उसे देखकर हम हैरान, आखिर उसने ये कैसे कर दिया। और उस तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, मुझे जानकारी बहुत है, शक्तियाँ बहुत हैं मेरे पास। और मुन्ना ने उसके माथे पर जब 2 मुक्के मारे, खुद ब खुद बोलने लगा, वो शाप ऐसे काम करता है कि जब भी कोई बक्से को छूता है या उसे देखने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों में मौत दिखती है। मेरी तो आंखें ही नहीं हैं,
जब मैंने बक्से को उठाया वो हंसने लगा था कि तुम तो गए, अब तुम नहीं बचोगे। उसने मेरी पलकें ऊपर की तरफ की, फिर कोशिश करता रहा। मेरी तो आंखें ही नहीं थी। बाद में बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि उसे किसी ने बेवकूफ़ बना ही दिया। बक्से तक कोई पहुंच गया और बक्से को अपनी जगह से उठाकर बाहर तक ले आया, यानी शाप खत्म। इससे पहले कोई भी बक्से को छूकर उसे बाहर तक नहीं ला पाया, क्योंकि उसकी आंखें अपने आप मौत देती थी। अंधे को मौत नहीं दे सकता था वो। उस बक्से को हमने बाहर रख दिया था और जैसे ही बक्से को खोला, उसमें चांदी की कई छोटी छोटी सिल्लियाँ थी। लगभग 6 से 7 किलो चांदी की सिल्लियाँ वहाँ पर रखी हुई थी और उसे देखकर हमें लगा ये तो चांदी की सिल्लियाँ हैं, इसके बदले में हमें 1 करोड़ कौन देगा। अब उस बक्से के नीचे एक गत्ता था, उस गत्ते को हमने हटाया। कागजात थे, ज़मीन के कागजात, नीचे भी चांदी की कई सिल्लियाँ। अब 5 किलो नीचे सिल्लियाँ रखी हुई थी। हम अब ये सोच रहे थे क्या सच में वो हमें पैसे देगा या इस चांदी को बेचकर ही हमें जितने पैसे मिलते हैं वो ले लेने चाहिए। हम बस बातें करते रहे और वो बौनी चुड़ैल हमारे साथ जाने को मानी ही नहीं। उसे एक सहेली मिल गई थी। काल यहाँ से जा चुका था क्योंकि वो सिर्फ बक्से से जुड़ा था और उसे एक सहेली मिली, वो यहीं रुकना चाहती थी। हम मायूस उस आदमी के पास, अब उससे आस थी हमें पैसे दे देगा वो। उसने हमें 1 करोड़ दे भी दिया और इस बात से हम हैरान। जाते वक्त हमने उससे एक सवाल किया था कि चांदी की सिल्लियों के कारण आखिर इतने पैसे उसने कैसे दे दिए। तब उसने कहा चांदी की? अरे नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए सोने की सिल्लियों के ऊपर चांदी का वर्क चढ़ाया हुआ है, असल में अंदर सोना ही है। ये बात सुनकर वो तांत्रिक हमें गालियाँ निकालता ही रहा था कि बेवकूफ़ो, एक बार देख तो लेते, एक सिल्ली को बेचकर भी 3 से 5 करोड़ मिल सकते थे। और पैसों का बंटवारा करने के बाद हमने उस तांत्रिक को उस बस में चढ़ा दिया था और थोड़ी आगे जब बस रुकती हुई दिखी थी, तांत्रिक ने बाहर छलांग लगाई थी। लोगों ने पीट पीट कर दोबारा बस में उसे बिठा दिया था। पता नहीं क्यों बार बार कुछ देखता रहता है, बस के टायर के नीचे आने को करता रहता है। हमारी अब कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उन पैसों से हमने घर बनाया, एक छोटा सा काम धंधा शुरू किया और हमारी जिंदगी बदल चुकी है। हम एक ऐसे एडवेंचर से जिंदा बच कर आए हैं जो शायद हमारे सिवा कोई नहीं कर पाता। क्या आप हमारी जगह होते तो ये सब कर पाते? क्या ऐसे अंधे तांत्रिक को आप ढूंढ पाते?